स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो ओलंपियाड प्रतियोगिता होने वाली है इस वर्ष 2022-23 के लिए। तो उसे तो कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पर हम कक्षा 6 से 8 के लिए विज्ञान विषय में आज चर्चा करेंगे। प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं 1 से लेकर 100 तक के। तो उसमें आज हम इस वीडियो में 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो दिया हुआ है कि सरसों के पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो जो सरसों का पौधा जो होता है उसमें खाने योग्य जो भाग होता है उसमें से बीज और फूल, जो बीज और फूल रहेंगे वो खाने योग्य भाग रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा क्या है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उबले हुए बीज, भुने हुए बीज, गीले बीज और अंकुरित बीज। तो इन सब में सबसे अधिक जो प्रोटीन जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, अंकुरित बीज में। तो सबसे अच्छा आहार क्या होगा हमारे लिए, अंकुरित बीज। तो द वाला हमारे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, वे जीव जो पौधे एवं अन्य जंतुओं का मांस दोनों खाते हैं क्या कहलाते हैं। वे जीव जो पौधे से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उन्हें और जंतुओं का मांस या जंतुओं को खाते हैं, जीव जंतुओं को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो दोनों को खाने वाले क्या कहलाएंगे। जो केवल पौधे से बने उत्पाद खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। और जो केवल जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। लेकिन जो दोनों को खाते हैं वो क्या कहलाएंगे, सर्वाहारी। तो सा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा समुच्चय सही नहीं है। यहाँ पर हमें 4 समुच्चय दिए हुए हैं, इसमें से जो सही नहीं है उसको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये खाद्य श्रृंखला के आधार पर बांटे गए हैं। यहाँ पर गाय, खरगोश, हिरन, बकरी, ये चारों क्या है, शाकाहारी है। तो ये सही समुच्चय है। भालू, कौवा, बिल्ली, ये तीनों सर्वाहारी है क्योंकि ये पेड़ पौधों से बने उत्पाद भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं। फिर अगला है बाघ, शेर, भेड़िया, तेंदुआ, ये चारों क्या है, मांसाहारी है। अब यहाँ पर देखिए खरगोश, हिरन, बिल्ली, तो यहाँ पर खरगोश और हिरन जो है वो शाकाहारी है जबकि बिल्ली सर्वाहारी है। तो ये वाला जो समुच्चय है हमारा, ये समुच्चय सही नहीं है। तो द इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5वां है कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक खाद्य घटक कहलाते हैं। तो देखिए हमारे शरीर के लिए आवश्यक खाद्य घटक कौन से क्या कहलाएंगे, पोषक तत्व। यहाँ पर पोषक तत्व हो जाएगा। तो हमारा बा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किससे किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आयोडीन विलयन से। तो आ हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न 7वां देखिए कि ऊर्जा देने वाला घटक है, यहाँ पर से किस में से हम किस पोषक तत्व से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है हमारी शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो प्रोटीन जो होगा उससे शरीर की वृद्धि होती है। विटामिन व खनिज जो होते हैं वो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने में क्षमता होती है उससे प्राप्त होती है। किससे, हमें विटामिन व खनिज से। और जो कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो द हमारा राइट आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट व वसा। अगला देखिए स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए विटामिन अ की कमी से हो जाएगा रतौंधी रोग, विटामिन बा की कमी से हो जाएगा बेरी, विटामिन सा मतलब सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग होगा। और विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा हमारा रिकेट्स। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी रोग, और विटामिन सी से स्कर्वी, और विटामिन डी जो रहेगा उससे हमें रिकेट्स रोग होगा। विटामिन सी का लक्षण क्या है, इस रोग के इसकी कमी से जो होने वाला रोग है स्कर्वी, उसके लक्षण क्या है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, उसके लक्षण है मसूड़ों से खून निकलना। अगला प्रश्न देखिए 9वां प्रश्न दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट होता है किस में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें अभी पढ़ा था ऊपर हमें कि ऊर्जा देने वाला घटक है, किस में पाया जाता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है चावल में, गोभी में, चना में, दाल में। तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो भोजन होते हैं हमारे गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है यानी कि संश्लेषित रेशा है। तो संश्लेषित रेशा को और नाम से भी जाना जाता है मानव निर्मित रेशा, जिसे मानव निर्मित करते हैं। तो इसमें देखिए नायलॉन, रेयान, पॉलिएस्टर, ये सभी, तो ये तीनों जो है नायलॉन, रेयान, पॉलिएस्टर और ये सभी, ये तीनों मानव निर्मित रेशे हैं यानी कि सिंथेटिक रेशे हैं। तो ये सभी हो जाएगा इसमें। तो द हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए 11वां प्रश्न,
11वां प्रश्न दिया हुआ है कि प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा, तो देखिए नायलॉन और रेयान जो है वो मानव निर्मित रेशे हैं, यानी कि संश्लेषित रेशे हैं, और रेशम जो है वो प्राकृतिक रेशा है, क्योंकि रेशम हमें कहाँ से प्राप्त होती है? रेशम कीट से। प्रश्न 12वां देखिए, कपड़े की बुनाई। कपड़े की बुनाई किससे की जाती है? तो हाथ करघा, पावरलूम, आ और बा दोनों, या तकनीकी द्वारा। तो इसमें देखिए सा जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हाथ करघा और पावरलूम इन दोनों से कपड़े की बुनाई की जाती है। फिर प्रश्न नंबर 13वां देखिए, कताई यंत्र है। इनमें से बताना है कौन सा कताई का यंत्र है। तो देखिए तकली और चरखा ये दोनों कताई की यंत्र है, तो हमारा जो आ और सा दोनों राइट आंसर होगा, मतलब डी वाला। आ और सा दोनों से ये दोनों कताई के यंत्र हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14वां दिया हुआ है कि एक तेली पतली कागज की शीट होगी। जो तेल लगा हुआ कागज रहेगा वो क्या कहलाएगा? पारदर्शी या पारभासी या अपारदर्शी, के कहा नहीं जा सकता। तो देखिए सबसे पहले पारदर्शी की समझिए। पारदर्शी किसे कहेंगे? जिसके आर पार देखा जा सके वो पारदर्शी कहलाता है। पारभासी, जिसके हम आर पार नहीं, जिसके थोड़ा थोड़ा हम आर पार देख सकते हैं वो क्या कहलाएगा? पारभासी। पूरी तरीके से नहीं देख सकते आर पार, आंशिक रूप से मतलब थोड़ा सा देख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? पारभासी। और अपारदर्शी का अर्थ होता है जिसके हम आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते, वो कहलाता है अपारदर्शी। तो तेल लगा हुआ जो कागज की शीट रहेगी वो कहलाएगी हमारी पारभासी, उसमें आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए 15वां प्रश्न है कि सामग्री को समूह में छांटने का उद्देश्य। तो सामग्री जो होती है उसको समूह में छांटने का क्या उद्देश्य होता है? तो उनके गुणों का अध्ययन करना, सुविधा, आ और बा दोनों, या असुविधा। तो इसमें देखिए उनके गुणों का भी अध्ययन होता है और सुविधा भी होती है, तो जो सा रहेगा हमारा वो राइट आंसर देगा, आ और बा दोनों। प्रश्न नंबर 16 देखिए, पारदर्शी सामग्री का समूह है। अब देखिए अभी हमने समझा था ऊपर कि पारदर्शी किसे कहते हैं? कि जिसके आर पार देखा जा सकता है वो पारदर्शी सामग्री। अब यहाँ पर देखिए कांच और हवा, तो कांच भी पारदर्शी है क्योंकि कांच के हम आर पार देख सकते हैं, और हवा, हवा के भी हम आर पार देख सकते हैं। पानी व कांच, तो पानी के भी आर पार देख सकते हैं और कांच के भी आर पार देख सकते हैं। फिर दा वाला देखिए, पानी और हवा इन दोनों के भी आर पार देख सकते हैं हम। तो ये सभी, तो सा वाला हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सभी पारदर्शी सामग्री का समूह है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी का अर्थ होता है यानी कि जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो यहाँ पर पानी, हवा, कांच इन तीनों का हम आर पार देख सकते हैं, जबकि चारकोल है अपारदर्शी वस्तु, क्योंकि इसके आर पार नहीं देखा जा सकता। प्रश्न नंबर 18वां देखिए, निम्न में से किसका रंग लाल भूरा है? तो देखिए सोना जो होता है उसका रंग पीले रंग का होता है, लोहा बिल्कुल चमकदार सफ़ेद होता है, पीतल भी पीले रंग का होता है, और जो तांबा होता है उसका रंग जो होता है वो लाल भूरा होता है। तो ये तांबा हमारा राइट आंसर होगा, बा हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19वां देखिए, दूध से मक्खन अलग किया जाता है। अवसादन, निष्पदन, मथना या छानना। तो सभी जानते हैं कि दूध से मक्खन को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? मथना। प्रश्न नंबर 20वां देखिए, थ्रेसिंग किसके द्वारा की जाती है? जो पौधे के डंठल होते हैं उनमें से हमें जो फल होते हैं उनको अलग करना, बीज को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग करना कहलाता है। तो थ्रेसिंग किसके द्वारा की जाती है? मशीनों के द्वारा, जिसमें भूसा अलग हो जाता है और हमारे जो बीज होते हैं वो अलग हो जाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21वां है कि पानी और चीनी के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। तो जो पानी और चीनी के मिश्रण को हम अलग करते हैं वो करते हैं हम अवसादन विधि द्वारा। तो जो अवसादन विधि रहेगी उसके द्वारा हम पानी और चीनी के मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 22वां देखिए, जल वाष्प को द्रव में बदलने की क्रिया है। जब जल की बूंदे, जब जल होती है, जल को हम क्या गर्म करते हैं, या गर्म होने के कारण वो किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है। अब वाष्प से किस में बदलना है? हमें द्रव में बदलना, वापस जल में बदलना है, तो क्या होगा उसमें? संघनन। किसके कारण बदलेगी वो? संघनन के कारण जल वाष्प की बूंदे वापस से द्रव में बदल जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए, धातु रिम को गर्म करने पर, जब धातु की कोई रिम होती है या धातु होता है तो उसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? सिकुड़ता है, फैलता है, कि ठंडा रहता है, कि अनुबंध। तो हमेशा किसी भी धातु को अगर हम गर्म करेंगे तो वो फैलेगा। तो यहाँ पर आ हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24वां देखिए, बदलाव लाने का कौन सा तरीका है? पदार्थों को गर्म करना, पदार्थों को ठंडा करना, एक पदार्थों को दूसरे से मिलाना। तो यहाँ पर देखिए पदार्थ को अगर हम गर्म करेंगे तो फैलेगा, पदार्थ को अगर हम ठंडा करेंगे तो सिकुड़ेगा, और एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाएंगे तो ये भी बदलाव का तरीका है। तो ये सभी बदलाव के तरीके हैं। तो यहाँ पर हमारा द राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25वां देखिए,
किसी ठोस को द्रव में बदलना होता है। किसी ठोस वस्तु को या किसी ठोस धातु को हम द्रव में कैसे बदल सकते हैं? वाष्पीकरण करके, संघनन करके, हिमीकरण करके या गलनांक। तो देखिए वाष्प का अर्थ होता है कितना गर्म किया जाए वो किस में बदल जाए, वायु में बदल जाए, मतलब वाष्प में बदल जाए। संघनन का अर्थ होता है कि उसको इतना ठंडा करो कि वो द्रव में बदल जाए। तो हम किसी भी ठोस वस्तु को ठंडा करके द्रव में नहीं बदल सकते। हिमीकरण, इसका अर्थ भी यही होगा कि उसको किस में बदल दिया जाए, ठोस में। किसी ठोस वस्तु को ठंडा करके ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। जबकि गलनांक जो होता है, किसी भी ठोस वस्तु को अगर हम गर्म करेंगे तो वो द्रव में बदलेगा, उसे क्या कहेंगे हम, गलनांक। तो वह हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए आज की वीडियो में हमने 1 से लेकर 25 तक की जो ओलंपियाड प्रतियोगिता होनी है 2022-23 में विज्ञान विषय में 6 से 8 के सेक्शन में ये प्रश्न किए हमने। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे की वीडियो भी आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू।